नमस्कार। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, खिलजी वंश के जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में बता दिया था। उसके जस्ट आगे वाला वीडियो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, हमने आपको ये पढ़ाया था, अलाउद्दीन जो खिलजी था वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा था और इसी से वो अपनी क्या कर देता है, बेटी की शादी कर देता है, तो उसका ये दामाद भी बाद में बन जाता है। ये क्या करता है, उसे कड़क मानिकपुर प्रयाग प्रतापगढ़ के पास जगह पड़ती, वहाँ पर ये अपने चाचा की हत्या कर देता है और स्वयं ही क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। उसी के बारे में पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये शासक रहता है। इसमें दो ही शासक बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और एक है अलाउद्दीन खिलजी। तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको ध्यान समझना है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासक रहता है। इसका जन्म 1266 में होता है इसका जन्म। और इसके पिता शिहाबुद्दीन खिलजी थे। पूछेंगे इसके पिता कौन थे? शिहाबुद्दीन खिलजी। इसके पिता की मृत्यु बचपन, जब ये छोटा था तब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके जो चाचा रहते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, इसको पढ़ाते लिखाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता, ये निरक्षरी रह जाता है। इसीलिए ये बाकी अन्य चीज़ों में ये कुशल था, जैसे घुड़सवारी, ठीक है, तलवार चलाना, इन सब चीज़ों में ये कुशल था, बाकी पढ़ाई लिखाई में नहीं था। मतलब बोल सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था। अब इसने चाचा के कहने पर, इसके चाचा कौन थे? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, उनके कहने पर इसने विदिशा, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है विदिशा, ठीक है, वहाँ पर इसने आक्रमण कर देता है 1292 में। भिलसा पर आक्रमण किया। जैसे ये भिलसा पर आक्रमण कर देता है तो इसको बहुत ज़्यादा धन दौलत प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसको। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भिलसा में। तो जब इससे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है तो इससे जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इसका चाचा था बहुत खुश होता है और इसको वापस 2-3-4 साल बाद फिर से कहाँ भेज देता है? देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। देवगिरी के बारे में हम इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो देवगिरी के में कौन सा वंश था? यादव वंश था। और यादव वंश में कौन सा शासक था वहाँ पर? रामचंद्र देव। तो उसको ये हरा देता है और यहाँ पर इसको अपार धन दौलत मिलता है। लेकिन इस बार क्या होता है, इस धन दौलत को ये खुद रख लेता है और अपने चाचा को नहीं बताता, और उसको कुछ ही बताता, बोलता है ये चाचा ये थोड़ा ही मिला है हमें, और बाकी खुद रख लेता है, ठीक है, छुपा लेता है। जैसे ही ये धन दौलत इसको मिलता है तो इसकी जो मन में एक ईर्ष्या आ जाती है, मतलब मन में सोचने लगता है क्यों ना हम हमारे चाचा को टपका के खुद ही बन जाते हैं शासक। और करता भी यही है। क्या करता है ये? तो 19 जुलाई 1296 को अपने चाचा को ये मिलने बुलाता है, ठीक है, और वही प्रतापगढ़ के पास यूपी में जगह पड़ती है, वहाँ पर ये क्या कर देता है, अपने चाचा की हत्या कर देता है, ठीक है, उनका सिर काट देता है। और जैसे ही उनको मार देता है तो ये क्या करता है, बाद में 21 अक्टूबर 1296 को वहीं पर बलबन के लाल महल में ये क्या करवा लेता है, अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। ये कौन है? गयासुद्दीन बलबन, उसका महल था दिल्ली में, वहीं पर ये करवा लेता है, राज्य अभिषेक करवा लेता है, कड़ा मानिकपुर में राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो 1296 में ये कौन बनता है? शासक बनता है अब अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अब अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। इसने बहुत सारी जीतें दर्ज करी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। एक सिकंदर आता है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने, तो वो पहला सिकंदर था और उसने लगभग भारत को कुछ क्षेत्र, भारत को तो नहीं जीता था लेकिन सिंध वगैरह एरिया को जीत लिया था, तो इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसने भी दक्षिण भारत के मोस्ट एरिया को जीत लिया था, तो इसे सिकंदर सानी, ये द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। पूछा गया एग्जाम में, अलाउद्दीन खिलजी को किसकी उपाधि मिलती है? द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। इसने अब शासन की बात करते हैं। तो इसने शासन जो किया है वो काफ़ी अच्छा शासन किया है। शुरुआत में जैसे ये शासक बनता है तो इसकी उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम एक नया धर्म शुरू करें। तो इसके उद्देश्य था कि एक नया धर्म शुरू करना है, लेकिन बाद में इसके जो गुरुजी होते हैं उनके कहने पर ये नया धर्म जो शुरू करने वाला था इसका विचार त्याग देता है और बाद में ये खुद को इस्लाम के अनुसार, ठीक है, इसने कभी शासन नहीं किया, बोला जो राजा होता है वो धर्म से अलग रखा खुद को धार्मिक मामलों में इसने कभी घसीटा नहीं। शुरुआत में खुद के धर्म चलाने की सोची थी, ये खुद का धर्म शुरू करना चाहता था। लेकिन इससे पहले प्राचीन भारत में आप जाएंगे तो अशोक ने स्वयं का धर्म चलाया था, मौर्य वंश का था, जिसे अशोक का धर्म कहा जाता था। इसने भी सोची थी अपना खुद का धर्म चलाने, लेकिन ये चला नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। कि इसने शासन में आर्थिक एवं सैन्य सुधार किए। आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिक्स से कुछ डेवलपमेंट किया और सैनिक में कुछ सुधार किए। तो देखिए, सबसे पहले इसने किया, स्थायी सेना रखना शुरू किया। जब आप स्थायी परमानेंट सेना रखोगे, देखो स्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है, ध्यान समझिए। जब कभी युद्ध होता है
तो युद्ध के दौरान क्या होता है कि आप सिर्फ सेना को बुलाओगे, अगर मान चलिए 5 साल 1 साल युद्ध चल रहा है या 6 महीने युद्ध चल रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप सेना को बुलाओगे तो वो अस्थायी सेना होती है, क्योंकि आपको सिर्फ 5 महीने का ही उसको वेतन देना है। लेकिन जब आप स्थायी सेना रखते हो, जैसे आप स्थायी सेना रखने लगते हो, तो आप उसको रेगुलर पेमेंट देना पड़ेगा। तो इससे बोलते हैं स्थायी सेना, परमानेंट सेना। तो इसने क्या किया, परमानेंट सेना रखना शुरू किया। जब आप परमानेंट सेना रखोगे तो उनको परमानेंट आपको वेतन भी देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, स्थायी सेना शुरू कर दिया और उसको क्या देता था, नगद वेतन देता था। इससे इसका जो सैनिक जो मिलिट्री थी वो क्या हो गई, और पावर और डेवलप हो गई, क्योंकि स्थायी सेना रखोगे तो उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग दोगे। लेकिन जब आप अस्थायी सेना को बुलाओगे कुछ समय के लिए, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जैसे आप चाहते हो, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये इसका मेन काम हो गया सैनिक सुधार में। साथ ही साथ उसने क्या किया, जब इनको जब पेमेंट दिया जाएगा, स्थायी सेना रख रहा है, तो जो घोड़े वगैरह आते होंगे, या उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि ID चेक कर ली, बायोमेट्रिक लगा दिया, ले भैया आओ हम तुम्हारा चेकिंग कर रहे हैं, या फोटो बता दी, ID कार्ड दिखा दिया। तो इसने क्या किया, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, तो इसने ID कार्ड जैसी व्यवस्था कर दी, जिसे बोलते हैं हुलिया बा दाग प्रथा। हर एक सैनिक का ये हुलिया रखता था, कि फोटो टाइप की बनवा लेता होगा, तो हर एक सैनिक का इसने क्या किया, हुलिया रखना शुरू किया। साथ ही साथ जो घोड़े होते तो उनमें दाग लगा देता था। दाग जानते हो कि जैसे घोड़े के पीछे ठप्पा लगा देना कि भैया ये घोड़ा ये हो चुका है, इसको पेमेंट मिल चुका है इस घोड़े वाले को, और इस सैनिक की हुलिया रख ली, भाई ये सेना इस सैनिक को पेमेंट मिल चुका है। तो हुलिया एवं दाग प्रथा शुरू किसने करी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी। ध्यान रखना, पूछते हैं एग्जाम में कि हुलिया एवं दाग प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, ये इसके आर्थिक और सैनिक सुधार के कुछ पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसने कुछ निर्माण कार्य देखते हैं इसने क्या क्या बनवाया। तो देखिए, निर्माण कार्य में इसने अलाई द्वार, अलाई मीनार बनवाया। तो जो कुतुब मीनार था ना, तो कुतुब मीनार के जैसा ही इसने एक अलाई मीनार बनवाने की सोची, कुतुब मीनार के निकट ही, लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाया, और ये इसका जो प्लान था वो ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब सफल नहीं हो पाता। तो अलाई द्वार और अलाई मीनार इसने क्या सोचा, बनवाने की सोची, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया। अगला देखते हैं, जमात खाना मस्जिद बनवाई इसने। पूछते हैं, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। साथ ही सीरी का किला, सीरी फोर्ट और होजर वास, ठीक है, इसने भी यही बनवाया। तो ये सब आपको देखना है इसने क्या क्या बनवाया। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, ये 2 पूछते हैं, ये 2 को ध्यान रखना। और सीरी का किला किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको 3 को तो ध्यान रखना ही है, सीरी का किला, अलाई द्वार और अलाई मीनार, इसे ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। इसने खुद का नया धर्म चलाने की सोची, लेकिन सफल नहीं हो पाए, अभी बता दिया आपको। अब देखो, जैसे ही ये शासक बनता है तो इसने 4 घोषणा करी। सरकारी भूमि जो है उसे इसने खालसा भूमि कहा। क्या कहा, सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा। और जो सरकारी भूमि वो कौन ले लेगा, वो सरकार की हो जाएगी, यानी हमारी खुद की राजा की हो जाएगी, इसने ये घोषणा करी। उसके अलावा इसने कहा कि जितने भी मद्यपान है, जो नशा होता है, शराब वगैरह, जुआ, ठीक है, इन सब पर क्या लगा दी इसने, प्रतिबंध लगा दिया। तो मद्यपान नशा पर इसने रोक लगा दी, ये घोषणा हो गई। दूसरा, छोटे मोटे त्यौहार मनाते थे लोग, तो जिससे पहले अशोक जो था उसने भी क्या किया था, छोटे मोटे त्यौहार पर रोक लगा दी थी। उसके जो शिलालेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसने भी क्या कहा कि भैया देखो, छोटे मोटे त्यौहार जब लोग मनाएंगे तो इससे खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, जब खर्चा ज़्यादा होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो छोटे मोटे त्यौहार जैसे नवरात्रि मनाना, या जो छोटे त्यौहार होते हैं ना, जैसे मान चलिए किसी की जैसे कोई ख़त्म हो जाता है ना घर में, तो 11वीं वगैरह मनाते हैं, 13वीं वगैरह मनाते हैं। तो ये इस टाइप के जो फालतू खर्चे होते हैं इनको इसने बंद करने की सोची। और कई बार हिंदू धर्म में तो कई त्यौहार होते हैं, हर 8 दिन में कुछ ना कुछ रहता है, कुछ बन रहा है, तीज, कई पर्व, कई चीज़ बनती रहती। इन सब पर इसने क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो मद्यपान नशा पर रोक लगा दी, छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। साथ ही जो कुलीन वर्ग था, ठीक है, उनके जो कुलीन वर्ग में जो आपस में जो शादियां होती थी उस पर भी ये रोक लगा दी। इससे अमीरों का इसने जो दमन किया, जो अमीर लोग होते थे दिल्ली के, उनका इसने दमन करना शुरू किया। तो कुलीन वर्ग और बच्चों में जो उच्च वर्ग होते थे उनमें इसने शादी करने से रोक लगा दी। इसके बाद इसने गुप्तचर व्यवस्था को भी क्या किया, बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो जो पहली घोषणा करी थी वो कही थी कि जितनी भूमि है सरकारी भूमि वो क्या कहलाएगी, खालसा भूमि कहलाएगी। मतलब जो एकता के रूप में जो भूमि मिलती थी वो किसकी हो जाएगी, अब इसकी हो जाएगी, अलाउद्दीन खिलजी की हो जाएगी। फिर इसका विवाद भी होता है निजामुद्दीन औलिया से, वो आपको आगे जाके बताएंगे। मद्यपान पर रोक लगा दी, छोटे त्योहारों पर लगा दी, कुलीन वर्ग के आपस में मिलने से उसने रोक लगा देता है। अब देखते हैं इसकी, ये तो घोषणा हो गई, 4 घोषणा इसने करी। अब देखते हैं टैक्स। तो इसने कई प्रकार के टैक्स लगाए, 6 प्रकार के टैक्स, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, ये 6 प्रकार के इसके टैक्स थे। तो देखते हैं एक एक करके। जजिया, तो जजिया इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसने जजिया टैक्स लगाए थे भारत के ऊपर। बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग, महिला को छोड़कर बाकी सब पर इसने टैक्स लगाए थे। जजिया क्या था, हिंदुओं से लिए जाने वाला टैक्स क्या था, जजिया। ये
हिंदुओं से लिया जाता था जजिया टैक्स, ठीक है। ज़कात ये कौन देता था, सिर्फ मुस्लिम देते थे। खुम्स ये सैनिकों पर टैक्स लगता था, जो सैनिक होते थे वो भी टैक्स देते थे। तो ज़कात सिर्फ मुस्लिमों से लेते थे, खुम्स सैनिकों पर लेते थे। खराज ये मुस्लिमों की भूमि कर था, मुस्लिमों से भूमि कर कौन सा लेते थे, खराज। पर इसने 2 नए टैक्स जोड़े, पूछेंगे 2 नए टैक्स लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन से, चरी घरी, ठीक है, चरी धरी, ये 2 थे। चरी नाम से समझ में आ रहा है, तो जानवरों की चराई पर टैक्स लिया जाता था, उसे बोलते थे चरी। जानवरों की चराई पर टैक्स ले लिया इसने भैया। दूसरा घरी, तो मकान के घर, देखो घर से बनेगा घरी, तो मकान पर जो टैक्स लगता था उसे क्या कहा गया, घरी कहा गया, या धरी बोल सकते हैं आप इसे। तो चरी धरी 2 नए टैक्स, बाकी ये सब पुरानी टैक्स चले आ रहे थे। और कृषि पर इसने लगभग 50% तक टैक्स लिया। तो पूछेंगे कितने प्रकार के टैक्स लगाया, टोटल 6 प्रकार के। 2 नए कौन से ऐड करे, चरी धरी, ठीक है। जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, 4। चरी धरी 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जजिया, ज़कात, देखो जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, देखो 2 जा से 2 खा से, जजिया ज़कात, बोलो जजिया ज़कात खुम्स खराज, जजिया ज़कात खुम्स खराज। और चरी धरी, चर गई और धर गई, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। किसी पर कितना % टैक्स लगाया, 50% इसने टैक्स लगाया। अब देखते हैं इसके सेनापति। तो इसके 4 सेनापति, उलूग खान, नुसरत खान, जाफ़र खान, मलिक काफूर, ये इसके 4 सेनापति थे। अब इन चारों सेनापति के देखते हैं इसने क्या क्या किया। तो पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलिक काफूर। मलिक काफूर को जब ये गुजरात में गया था, इसके 2 सेनापति गए थे, तो गुजरात में उन्होंने मलिक काफूर खरीदा 1000 स्वर्ण दीनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनार भी कहा जाता है। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर अलग से लिख देते हैं इन चारों को। तो इसके 4 सेनापति कौन कौन से, एक है उलूग खान, नुसरत खान, जाफ़र खान और ये आपका मलिक काफूर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मलिक काफूर। एक करके इनको देखते हैं। तो इसके जो 4 सेनापति थे, नुसरत खान, उलूग खान और जाफ़र खान, मलिक काफूर, एक एक करके इनको देखते हैं, देख ध्यान से। तो इसने क्या किया, नुसरत खान और उलूग खान को गुजरात अभियान के लिए भेजा। कहाँ भेजा, गुजरात अभियान के लिए। तो गुजरात अभियान के लिए किसे भेजता है, ये नुसरत खान उलूग खान को भेज देता है। यहाँ पर क्या होता है, तो भड़ोच जगह पर थी, तो ये गुजरात का जो भड़ोच बंदरगाह था किसके अंडर में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया। ये राजस्थान को जीतना चाहता था, तो राजस्थान को यहाँ देखो गुजरात जाने के लिए यहाँ राजस्थान से जाना पड़ता था, ठीक है, राजस्थान जाना पड़ता है गुजरात जाने के लिए। तो इसने राजस्थान को जीतना चाहा। अब बताएंगे राजस्थान को इसने खुद ने जीता था, बाकी इसके जो 4 सेनापति थे इन्हीं के माध्यम से इसने मोस्टली शासन जीता है। तो नुसरत खान उलूग खान कहाँ भेजा, गुजरात भेजा भड़ोच जीतने के लिए। जब यहाँ जाते तो इसको एक किन्नर मिलता है, एक मलिक काफूर मिलता है, तो इसको इन्होंने 1000 दीनार में खरीदा, 1000 स्वर्ण दीनार में खरीदा था, सोने की मुद्रा में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दीनारी कहा जाता है। 1000 स्वर्ण मुद्रा में किसको खरीदा था, मलिक काफूर को खरीदा था। ध्यान रखना, 1000 दीनारी, ये कौन था, किन्नर था एक। और अब ये किसके साथ हो जाता है, इसके अलाउद्दीन खिलजी के नाम शामिल हो जाता है। उसके बाद जाफ़र खान था, तो जो मंगोल बताए थे चंगेज खान आक्रमण कर रहे थे, तो इसने कहाँ भेजा, जो उत्तरी सीमा है भारत की, उत्तरी सीमा पर किसको लड़ने के लिए भेज देता है, तो जाफ़र खान को भेज देता है। तो नुसरत खान उलूग खान कहाँ चले जाते हैं, गुजरात। और जाफ़र खान किससे लड़ते हुए मारा जाता है, मंगोलों से। इसके ये मर जाता है, जाफ़र खान मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। अब बचा मलिक काफूर। मलिक काफूर को ये दक्षिण भारत जीतने को भेजता है, तो ये दक्षिण भारत में देवगिरी को जीतता है फिर से, ठीक है। तो एक तेलंगाना, यहाँ पे जगह पड़ती तेलंगाना। तेलंगाना में वारंगल का एक शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन था, प्रताप रुद्रदेव। इसको ये हरा देता है, और ये प्रताप रुद्रदेव क्या कर देता है, इसको कोहिनूर हीरा लाकर गिफ्ट कर देता है। तो इस प्रकार कोहिनूर हीरा किसके पास चल जाता है, दिल्ली सल्तनत में मलिक काफूर को चला जाता है। तो मलिक काफूर की जिम्मेदारी क्या थी, दक्षिण भारत जीतने की। तो दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई, मलिक काफूर को सौंपी गई। इसने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव को हराया और यहाँ से क्या प्राप्त कर लेता है, कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा राजस्थान जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जाता है। अब देखते हैं कि जो रानी पद्मिनी थी उनकी कहानी और इन दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये है देखो, ये दिल्ली, ये है राजस्थान। तो जब ये यहाँ पर जाता है राजस्थान जीतने के लिए, उनके ऊपर मूवी बनी, आपने देखा होगा पद्मावती मूवी। तो एक मलिक मोहम्मद जायसी लेखक है, 1540 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है पद्मावती। पुस्तक का नाम क्या है, पद्मावती। ये किसने लिखी पुस्तक,
तो ये पद्मावत जो पुस्तक है ये लिखी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन ये उससे पहले की बात है, बुक बाद में लिखी गई है। तो इसमें क्या था, अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि भैया यहाँ पर चित्तौड़ में, राजस्थान में जगह पड़ती है चित्तौड़ में, यहाँ पर राजा रतन सिंह का शासन है और उनकी पत्नी ही पद्मावती है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो ये उनको जब एक बार जाता है तो उनको पसंद कर लेता है और ये बोलते हैं कि हम रानी के दिखाएंगे नहीं, तो ये बोलता है कि हमको सिर्फ रानी दिखा दो और हम कांच में देख के चले जाएंगे। तो जैसे ये देखता है तो उनका ये दीवाना हो जाता है और उनको ये पाने के लिए क्या कर देता है, युद्ध कर देता है। तो ये कहाँ हमला कर देता है, राजस्थान के चित्तौड़ पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, राजा रतन सिंह के बीच में युद्ध होता है। इसमें राजा रतन सिंह को धोखे से ये मार देता है, कौन मार देता है, अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। लेकिन जैसे ही इनको ये पाना चाहता है रानी पद्मिनी को, तो रानी पद्मिनी क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। तो ये जौहर ध्यान रखना, इनको इसलिए फेमस है रानी पद्मिनी क्योंकि ये जौहर कर लेती हैं। जौहर क्या होता है, तो कुएं में कूद जाना, अपनी आन बान इज्जत बचाने के लिए। ये उस टाइम की रानियाँ क्या करती थी, अगर उनके पति जो सैनिक वो अगर हार जाते थे युद्ध में, तो ये खुद को आग के झोंके में डालती थी ताकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे इनको उठा के ले जाते थे। तो खुद की इज्जत बचाने के लिए क्या करती थी, ये जौहर कर लेती थी। तो ये कुएं में आग लगा देती थी और उसी में कूद जाती थी। तो इनकी ये कहानी है कि ये इन्होंने कैसे क्या किया। तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक कौन बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अंतिम जो शासक रहता है वो रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये कुछ काम का नहीं रहता, ये पगला टाइप का रहता है। ये स्त्री वस्त्र पहन के भरे दरबार में आ जाता था और बोलता था क्या अंतर है, ठीक है, और कई बार तो उभारे आ जाता था। वो बोलता क्या अंतर, तुम भी इंसान हम भी इंसान, कपड़े पहनो चाहे मत। ये स्त्री वस्त्र पहनता था, कभी दरबार में ऐसे ही आ जाता था। तो ये देखो 1316 से 1320 तक शासक रहा। इसने स्वयं को खलीफा कहा, स्वयं को खलीफा बोल दिया, साथ ही स्त्री वस्त्र पहनता था। उसके बाद देखो इसकी हत्या कौन कर देता है, एक हिंदू व्यक्ति रहता है नसरुद्दीन खुसरो खां। इसकी माता हिंदू रहती, वहाँ के पिता मुस्लिम रहते। नसरुद्दीन खुसरो खां किसकी हत्या कर देता है, इसी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। और इस नसरुद्दीन खुसरो खां कौन मर देता है, गाजी मलिक। और गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो अब कौन सा वंश पढ़ना है अपन को, अगला वंश तुगलक वंश। देख कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये स्वयं को खलीफा कहा, स्त्री वस्त्र पहन के आता था दरबार में। इसकी हत्या कर देता है नसरुद्दीन खुसरो खां और नसरुद्दीन खुसरो खां को गाजी मलिक मार देता है। और गाजी मलिक एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम क्या है, तुगलक वंश। तो पहला वंश कौन सा होगा, गुलाम खिलजी, और अब कौन सा पढ़ना है, तुगलक वंश। ये पूरी कहानी हो गई अलाउद्दीन खिलजी की और रानी पद्मिनी की, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ाएंगे।